नमस्ते साथियों। आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र देखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों है। पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों है? पाचन तंत्र की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है, हम लोगों ने कोशिका पढ़ा था, तो कोशिका में हम लोगों ने ये देखा था कि कोशिकाओं को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है कोशिका की मदद से। और कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए हम लोग जो भोजन करते हैं, तो भोजन वो जटिल रूप में करते हैं, भोजन जटिल रूप में करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों मिला हुआ होता है। तो उसी के जरिए कोशिका तक पहुंचाने का कार्य यही पाचन ग्रंथियां करती हैं, यानी पाचन तंत्र में। और इसे हम लोग पाचन तंत्र क्यों कहते हैं? पाचन तंत्र हम लोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी सिस्टम का मतलब उसमें कई सारे अंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, तो उसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जो ये अंग हैं, पाचन के अंग, तो उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो भागों में देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो भागों में देखते हैं पाचन तंत्र को। एक तो आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और एक हो गया पाचन ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां दो भागों में बांटकर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो आहार नाल में एक होता है मुख गुहा, जो भोजन हम लोग स्वयं मुंह से मतलब खाते हैं, उसे हम लोग मुख गुहा कहते हैं। ये जो मुंह का ऊपरी भाग होता है, जो जहाँ पर हम लोग भोजन को कूंचते हैं, उसे मुख गुहा कहा जाता है, या तो माउथ कैविटी, मुख गुहा या माउथ कैविटी। उसके बाद मुख गुहा यहीं पर होता है शरीर में, मुख गुहा यही मुंह के पास ही होता है। उसके बाद ग्रास नली यानी एसोफेगस, जो मुख गुहा के बाद से यहाँ से हमारा ये जो ग्रास नली यहाँ पे लगी हुई होती है, ग्रास नली, तो उसे एसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली यही होती है। इसे हम लोग अभी डायग्राम के माध्यम से केवल देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि पूरा क्या है। उसके बाद आता है अमाशय यानी स्टोमच यानी पेट। ये हो गया आपका पेट का हिस्सा, ठीक। उसके बाद आ जाएगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरा यहाँ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है तीन पार्ट होते हैं, एक तो डियोडेनम और एक जेजुनम और एक इलियम। और इसके बाद आता है सीकम। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का ये जो हिस्सा होता है, यहाँ एक गोल सा हिस्सा होता है, इसे हम लोग सीकम कहते हैं, जो दोनों को, स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को जो जोड़ने का कार्य करती है, तो इसे हम लोग सीकम कहते हैं। इसके बाद होता है गुदा। ये जो होता है गुदा यानी एनस, इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। और पाचन ग्रंथियां, इसमें क्या क्या सहायक ग्रंथियां होती हैं पाचन में, तो सबसे मुख्य रूप से लार ग्रंथियां, सबसे पहले लार ग्रंथियां ही होती हैं, जिसे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। उसके बाद यकृत यानी लीवर में भी पाचन होता है। लीवर से मतलब पाचन क्या, अगर इसको देखा जाए तो यकृत से एक पित्त निकलता है, यकृत से पित्त निकल के पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्तरस निकलता है। और उसके बाद अग्नाशय ये पैनक्रियाज से भी अग्नाशयिक रस निकलता है। उसके बाद छोटी इंटेस्टाइन में तो बताए ही हैं, छोटी आंत में ग्रहणी यानी पक्वाशय या डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में बृहदांत्र इसी को कहा जाता है, इसको बृहदांत्र कहा जाता है, यानी कोलोन। और मलाशय यानी रेक्टम, ये जो पूरा यहाँ से पूरा भोजन स्टोर होके आता है मल के रूप में, इसे हम लोग मलाशय कहते हैं, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आया? इसके आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो साथियों, इसको हम लोग देखेंगे। मानव पोषण 5 प्रकार से होते हैं। मानव पोषण जो होते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं। एक भोजन का अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। भोजन का अंतर्ग्रहण से तात्पर्य यह है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं वो मुंह में लेते हैं, भोजन मुंह में लेने के बाद उसको कूचते हैं यानी कुतरते हैं, पीसते हैं,
पीसने के बाद वो हमारे ग्रास नली से होते हुए अमाशय तक जाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन देखेंगे। उसके बाद अमाशय में जो पाचन होता है, अमाशय में पाचन, कुछ तो अमाशय में पाचन होता है, अभी हम आगे बताएंगे, कुछ तो अमाशय में पाचन होता है और पूरा पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। तो उसके बाद हम लोग पाचन देखेंगे, तो उसी को पाचन कहते हैं। और उसके बाद अवशोषण, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पाचन हो जाता है तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है उसको रक्त के साथ अवशोषित कर लिया जाता है, रक्त के साथ उसे अवशोषित कर लिया जाता है। उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कहेंगे। और उसी को जब अवशोषित कर लिया जाता है तो उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। जब वो रक्त के साथ अवशोषण कर लिया जाता है तो उसे हम लोग स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन करेंगे। और जो भोजन बचा हुआ रहता है यानी जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं यानी जो हमारे काम में नहीं आते हैं जीवों के, उसे मल त्याग कहते हैं। तो वो बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते, वो एनस के रास्ते, एनस द्वारा यानी गुदे के रास्ते बाहर निकल जाता है। उसी को हम लोग मल त्याग कहते हैं या डिफिकेशन। हम लोग देखते हैं कि मुख गुहा में क्या होता है। मुख गुहा में यह होता है कि हम कोई भोजन अगर खाते हैं, किसी भी भोजन को खाने से पहले हम लोग मुंह में उसको इतना कुतर देते हैं, कुतरने के बाद एकदम छोटे छोटे कणों में कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर जो है, आप लोग जानते ही हैं कि कोशिका में उसको माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं तभी वो कोशिका दिखाई देती हैं, हमारे शरीर में जो कोशिका होती हैं। तो उस रूप में तो हम लोग मुंह के जरिए बना नहीं पाएंगे, जो मुंह से कितना भी कुतर देंगे तो उस रूप में उसको हम बना नहीं पाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कि मुख गुहा को माउथ या ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो मुख गुहा में जो होती है 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा में 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है पैरोटिड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है पैरोटिड ग्रंथि होती है। और मुख गुहा में जो होता है, हम लोग जो भोजन खाते हैं तो भोजन को खाने के फलस्वरूप हम लोग उसको जो कुतर देते हैं यानी कूच देते हैं, भोजन को कूचने के बाद उसमें एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कीटाणुनाशक होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं तो उसको मारने का कार्य यही करते हैं, या अगर नहीं मारेंगे तो हमारे शरीर में पूरा कीटाणु हो जाएंगे। तो उसी लिए लाइसोजाइम का कार्य होता है कीटाणुनाशक यानी कीटाणुओं को मारने का कार्य। और इसमें मुख गुहा में जो होता है म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस से ही हमारा भोजन जो होता है जब हम उसको कूचते हैं तो वो चिपचिपा यानी एक लुगदी की तरह बन जाता है, यानी एक ही में सना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सना गया। तो उसी को म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस की वजह से भोजन हमारे शरीर मुंह में जो है चिपचिपा हो जाता है। और मुख गुहा में ही टाइलिन और माल्टोज नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि स्टार्च का पाचन करते हैं। भोजन में स्टार्च जो होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च हम आप लोगों को बताते हैं क्या होता है कि स्टार्च जो होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग गेहूं देखे होंगे तो गेहूं में जो ऊपर का छिलका होता है, गेहूं के ऊपर जो छिलका होता है उसी को स्टार्च बोला जाता है। अगर हम लोग आटा पिसवाते हैं तो कितना भी उसको चालते हैं तो वो तो निकलता नहीं है, कितना भी चाल देंगे लेकिन वो स्टार्च के रूप में रह जाता है। तो स्टार्च को हम लोग मंड भी बोलते हैं, स्टार्च को मंड भी बोलते हैं। तो उसी को स्टार्च कहा जाता है। अगर स्टार्च उसमें से पूरी तरह से अगर निकाल देंगे तो वो मैदा हो जाएगा, मैदा को भी हमारा शरीर पूरा पचा नहीं पाएगा। तो स्टार्च का पाचन टाइलिन और माल्टोज नामक एंजाइम द्वारा मुख गुहा में होता है। ठीक, और उसके बाद मुख गुहा से यहाँ पे स्टार्च का पाचन हो गया। तो मुख गुहा से होते हुए अब यहाँ से भोजन आता है ग्रास नली में। तो ग्रास नली से सरकता हुआ भोजन आता है अमाशय में। तो ग्रास नली में कहीं भोजन रुकता नहीं है, ग्रास नली में भोजन धीरे धीरे सरकता चला आता है। इसीलिए भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है। ग्रास नली जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रास नली जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं हो पाता है।
और इसमें जो ढकेलने का कार्य, भोजन को ढकेलने का कार्य जो होता है क्रमांकुचन होता है। क्रमांकुचन यानी पेरिस्टेलिसिस। तो इसी को देखते हैं। तो यहाँ से भोजन धीरे धीरे सरकता हुआ अमाशय में आ जाता है। ये हो गया आपका अमाशय। तो भोजन उसके बाद अमाशय में आता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग देखे थे कि यहाँ से अमाशय में जो भोजन था वो भोजन अमाशय में आया। तो भोजन जो अमाशय में आया तो जो ऊपर से लुगदी के समान जो भोजन हुआ था, जो चिपचिपा टाइप में जो भोजन हो गया था, उसे हम लोग बोलस कहते हैं। जो चिपचिपा टाइप में यहाँ से भोजन आ रहा था इसे हम लोग बोलस कहते हैं, जो यहाँ पे भोजन आया था। और भोजन जो होता है इसमें 4 घंटे तक रहता है। 3 से 4 घंटे तक भोजन इसमें पाचन करता है। तो इसमें अमाशय में जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। अमाशय में जो होते हैं 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वहाँ HCl निकलता है, ठीक। तो जो पहला भाग होता है उसे कार्डियक हम लोग कहते हैं। पहला भाग जो होता है उसे हम लोग कार्डियक कहते हैं। कार्डियक में जो होता है HCl का निर्माण होता है। कार्डियक में जो है HCl का निर्माण होता है। और HCl जो होती है, ये जो HCl होती हैं, यहाँ से जो होता है तो इसमें सभी कीटाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वो तो मर नहीं जाते होंगे, कुछ न कुछ रह जाते होंगे। जो वहाँ से बैक्टीरिया अंदर आते हैं हमारे शरीर में, तो वो अमाशय में यानी पेट में इसमें सबसे ऊपरी भाग में, पेट में एकदम सबसे ऊपरी भाग में इसमें जो भोजन आता है तो इसमें HCl से मिल जाता है। तो HCl सभी को मार देते हैं, जितने भी जीवाणु रहते हैं तो HCl सबको मार देते हैं। और फिर यहीं पर जो भोजन बचा हुआ रहता है तो उसे तोड़ने का कार्य यही कार्डियक में ही होता है। इसे तोड़ने का कार्य कार्डियक में होता है। उसके बाद इसी में दूसरा भाग जो होता है फंडिग, इस भाग को हम लोग फंडिक कहते हैं। तो फंडिक में जो होती है यहाँ पे कांटेनुमा संरचना होती है। फंडिक में जो होती है यहाँ पर कांटेनुमा संरचना होती है। इसमें जो होता है भोजन स्टोर रहता है। मान लीजिए कभी कभी महिलाएं या फिर पुरुष कोई भी व्रत रहते हैं, जब व्रत रहते हैं तो वे एक दिन तक खाना नहीं खाते हैं। तो जब भोजन नहीं करते हैं तो वो भोजन उनके अमाशय में स्टोर रहता है। तो वो इसी रूजी में ही स्टोर रहता है, रूजी में ही स्टोर रहता है। इसीलिए इसमें जो कांटेनुमा संरचना होती है, मान लीजिए कभी कभी समझ में आता है, एहसास होता है कि हमें भूख लगी है या फिर कहीं बैठते हैं तो चुभता जो है वो इसी कांटेनुमा संरचना की वजह से चुभता है भूखा रहने पर। फिर उसके बाद इसमें जो तीसरा हिस्सा होता है वो पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक में जो होता है उसमें से जठर रस निकलता है। पाइलोरिक जो होता है ये तीसरा भाग, इसमें से जठर रस निकलता है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस अमाशय से निकलने वाले एंजाइम को तेज कर देता है। अमाशय से जो एंजाइम निकलते हैं उन एंजाइम को तेज कर देता है। तो अमाशय से 2 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का जो कार्य होता है वो भोजन की प्रोटीन को, भोजन की जो प्रोटीन मिलती है उसे पेप्टोन में बदल देता है। भोजन की जो प्रोटीन मिलती है उसे पेप्टोन में बदल देता है। और रेनिन का जो कार्य होता है, जैसे हम लोग कभी कभी दूध पीते हैं तो दूध को फाड़ देती है, वो रेनिन की वजह से ही दूध फट जाता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि एकदम बढ़िया से दूध पीते हैं, अगर तुरंत उल्टी यानी वोमिटिंग होती है तो वो एकदम कड़वापन जो होता है वो तो HCl के कारण होता है। और जो दूध को फाड़ने का कार्य होता है वो रेनिन का होता है। तो दूध को फाड़ देती है, केसिन प्रोटीन को पचाती है। दूध को फाड़ने के बाद केसिन प्रोटीन को इसी रेनिन की वजह से पचाया जाता है। इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है। HCl जो होती है वो भोजन को सड़ने से भी बचाती है। नहीं तो अगर भोजन सड़ जाएगा तो उसी में फिर बीमारी होने लगेगी। इसीलिए HCl का आवश्यक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग देखें यहाँ तक कि पाइलोरिक इसे कहा जाता है, इसे रूजी और इसे HCl। अमाशय के ये भाग हैं जिसमें से यहाँ से जठर रस निकलता है जो कि पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम को तेज कर देती हैं। कि आप लोग जो भी करना है अपने आप करिए। और इसी एंजाइम की वजह से ही भोजन की प्रोटीन जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उसकी जो प्रोटीन मिलती है तो उसे पेप्टोन में बदल देती है पेप्सिन के कारण, ठीक।